डांस करते हुए क्रिस के सीने से लग गई आशी अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कंट्रोल नहीं कर पाई और अचानक ही फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर क्रिस उसके चेहरे को अपने सीने से निकालकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो फायरफ्लाई? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। और क्रिस के सवाल को सुनकर आशी ने रोते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, आज मुझे अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही है। काश मैं इतनी बदकिस्मत ना होती कि जिसे भी मैं चाहूं वह मुझसे दूर हो जाता है। और आशी की इस बात को सुनकर क्रिस उसकी तरफ देखने लगा। दोस्तों, इस वक्त को याद रखिएगा, यह आगे के चैप्टर में कहानी को समझने में आपको काम आएगा। अब रात का वक्त हो चला था। समर अपनी क्लासेस और ट्रेनिंग करके अपने कमरे में वापस आया और थका हारा वह अचानक ही बिस्तर पर गिर गया कि तभी उसकी नजर उसके कमरे में एक बॉक्स और बॉक्स के ऊपर एक लेटर पर गई। यह देखकर समर थोड़ा कंफ्यूज हुआ, क्योंकि उसे याद था कि यह बॉक्स उसने तो नहीं रखा था। अब समर ने उस बॉक्स और लेटर को उठाकर पढ़ा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अब समर तुरंत ही हड़बड़ाते हुए तेज कदमों के साथ अपने कमरे से बाहर निकला और बड़ी ही बेचैनी के साथ राहुल के कमरे में गया। उसने राहुल के कमरे का दरवाजा नॉक किया तो राहुल, जो इस वक्त ऐना के साथ बालकनी में बैठे कुछ बातें कर रहा था, राहुल ने जाकर दरवाजा खोला और अपने सामने घबराए हुए समर को देखकर वह थोड़ा कंफ्यूज हुआ। समर, तुम यहाँ? क्या बात है बेटा? और राहुल के पूछने पर समर ने घबराते हुए कहा, बाबा, वह आशी, आप प्लीज मेरे साथ आइए। इतना कहकर समर राहुल का हाथ पकड़कर तुरंत ही एक जगह साइड में ले गया। समर को इतना घबराया हुआ देख कर राहुल को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। समर, बताओ ना, क्या बात है बेटा? आखिर तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? और आशी की क्या हुआ है आशी को? बाबा, दरअसल आप पहले यह पढ़िए। कहते हुए समर ने वह लेटर राहुल को दिया और उस लेटर को पढ़ने के बाद राहुल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। प्यारे बाबा और समर, मैं जानती हूँ यह लेटर जब आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को मुझ पर बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन आई एम सॉरी बाबा, अब मुझे यह करना ही होगा। आई एम सॉरी, मैंने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन अब वक्त आ गया है जब सारे राज से पर्दा उठ जाए और इसकी शुरुआत मैं करने जा रही हूँ। मैं नहीं जानती आगे क्या होने वाला है। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और शायद यह मेरा आप लोगों को आखिरी गुड बाय होगा और यहाँ से अब मेरा सफर शुरू होता है। थैंक यू लास्ट टाइम, आपकी आशी। और इस लेटर को पढ़कर राहुल पूरी तरह हैरान था कि तभी समर ने घबराते हुए कहा, बाबा, इस लेटर का क्या मतलब है? कहीं आशी कुछ, वह अचानक कोई भी फैसला कैसे ले सकती है? बाबा, अब हम क्या करें? हमें उसे रोकना होगा, कहीं वह कोई गलत कदम ना उठा ले। और समर की बात सुनकर राहुल उसे शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ समर, वह क्या करने वाली है हमें नहीं पता, लेकिन सबसे पहले तुम उससे कनेक्ट करो। मैं उससे बात करता हूँ। जी बाबा, मैं करता हूँ। इतना कहकर समर तुरंत ही अपने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के पास गया। वह अपने लैपटॉप को एक्टिव करते हुए कुछ ट्रांसमीटर की मदद से आशी को मैसेज करने की कोशिश करने लगा। वहीं राहुल आशी को फोन लगाने लगा, लेकिन आशी का नंबर भी स्विच ऑफ था कि तभी राहुल परेशान होते हुए समर से बोला, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है समर, तुम उससे कनेक्ट हुए या नहीं? और यह सुनकर समर फ्रस्ट्रेट होते हुए कानों से हेडफोन निकालकर टेबल पर पटकते हुए बोला, नहीं बाबा, उस लड़की ने ट्रांसमीटर भी डीएक्टिवेट कर दिया है, यानी कि वह फैसला कर चुकी है, हम उसे रोक नहीं सकते।
अब राहुल परेशान होते हुए बोला, पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है और वह क्या करने वाली है, लेकिन जो भी करेगी जरूर कोई धमाका करेगी। वहीं दूसरी तरफ कृष और आशी रात लगभग 11 बजे अपने कमरे में सोए हुए थे कि तभी कृष को किसी की कॉल आई और वह धीरे से अपनी जगह से उठकर बालकनी की तरफ जाकर बातें करने लगा। थोड़ी ही देर में वह एक नज़र आशी को देखकर कमरे से बाहर निकल गया। कृष के जाने के तुरंत बाद ही आशी ने भी अपनी आंखें खोली और वह अपनी घड़ी में लगे हुए ट्रांसमीटर के जरिए कृष को फॉलो करते हुए उसके पीछे निकल गई। यहाँ कृष उस विला से थोड़ी ही दूर जंगल में किसी ब्लैक हुडी पहने आदमी से बात कर रहा था, जिसे आशी भी पीछे छुपकर देख रही थी कि तभी अचानक ही वहां कृष के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया। और क्योंकि कृष यहाँ अकेले आया था, वह उन लोगों से फाइटिंग करने लगा। वह ब्लैक हुडी वाला आदमी वहां से तुरंत ही भाग गया। कृष को अकेले इतने सारे लोगों के साथ फाइटिंग करते हुए देखकर आशी भी खुद को रोक नहीं पाई और अचानक ही वह अपने हाथों में दोबारा अपने बाघ पंजे को पहनकर और दूसरे हाथ में एक खंजर लिए वह तेजी से एक किलिंग मशीन की तरह सभी लोगों को एक के बाद एक ढेर करती जा रही थी। उसकी मूव इतनी फास्ट थी कि उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था कि तभी कृष भी यह नज़ारा देखकर हैरान रह गया, क्योंकि आशी कुछ ऐसी मूव चल रही थी जिसे सुन के कभी उसे सिखाया ही नहीं था। वह दौड़ते हुए अचानक ही एक पेड़ पर चढ़ती और वहां से तुरंत ही दूसरे इंसान पर उछलकर अपने खंजर को उस इंसान के गले के पार कर देती और जब तक दूसरा इंसान इस बात को समझता या अलर्ट होता, आशी उसे भी खत्म कर देती। वह मार्शल आर्ट टेक्निक का युग कर रही थी, लेकिन कृष यह देखकर हैरान था कि वह जिस तकनीकी का इस्तेमाल कर रही थी वह तकनीकी काफी रेयर थी। यह तकनीकी इतनी स्पेशल थी कि यह एक ब्लू लाइन को ही मिलती थी, यानी इसे कोई भी गुरु अपने शिष्य को नहीं बल्कि अपने बच्चों को दे सकता था। यह तकनीक लगभग दुनिया से खत्म होने वाली है और मुश्किल से सिर्फ दुनिया में 10 लोगों के पास ही यह तकनीक है। यहाँ तक कि यह तकनीक कृष के पास भी नहीं है, क्योंकि लोग यह तक नहीं जानते कि इस तकनीक को सिखाने वाला इंसान आज तक कहाँ और किस रूप में है। इसे हर वक्त इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था जब तक बहुत जरूरी ना हो, और आशी के पास यह तकनीक होने के मतलब है कि उसका गुरु बहुत ही ज्यादा महान था और आशी भी कोई आम इंसान नहीं है बल्कि वह एक किलिंग मशीन है। इस वक्त आशी के हाथ में जो बाघ पंजा था उसे पकड़ने का स्टाइल काफी स्पेशल था, क्योंकि इसे आमतौर पर उंगलियों में पहना जाता था, लेकिन आशी ने उसे सिर्फ अपनी छोटी उंगली और हथेली से पकड़ रखा था। वह बिल्कुल एक बिल्ली की तरह लड़ रही थी जो पेड़ पर छिपकली की तरह चिपक जाती थी और आंखों से वह किसी घायल शेरनी की तरह लग रही थी। उसकी मास्क से झांकती हुई आंखों को देखकर ही कोई डर के मारे पैंट गीली कर सकता था। कृष अपनी ही जगह पर जमकर हैरानी से आशी को देख रहा था। कुछ पल के लिए वह फाइटिंग करना ही भूल गया था कि तभी एक गुंडा इस बात का फायदा उठाकर कृष के सीने पर खंजर से वार करने ही वाला था कि तभी आशी जंगल में पड़ी हुई एक लकड़ी से अपना निशाना बनाकर उसे भाले की तरह उसकी तरफ फेंकती है और अगले ही पल वह लड़की उससे गुंडे की खोपड़ी के बिल्कुल सेंटर में आर पार हो जाता है। कुछ ही सेकंड में आशी ने वहां लगभग 56 लोगों को मारकर मौत की नींद सुला दिया था और अब पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया था। उसे अगर किलिंग मशीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसके मारने का तरीका सॉफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वह एक ही बार में इंसान के गले की हड्डी तोड़ देती थी।
इस वक्त आशी ने ब्लैक पैंट शर्ट और हुडी पहन रखी थी। इसके साथ ही उसके चेहरे पर एक डेविल मास्क था। अब कृष अपनी जगह पर हैरानी से जमे हुए आशी की तरफ गहरी नीली आंखों से घूरते हुए बोला, तो फाइनली तुम यहाँ आ ही गए पी, या कुछ और ही कहूँ तुम्हें आशी? सामने आओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। और कृष की बात सुनकर आशी चुपचाप अपना मास्क निकाल देती है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वह बिना कुछ बोले कृष को देख रही थी। अब अपनी सच्चाई अपने मुंह से कहोगी या इस बार भी कुछ झूठ बोलना है? मैंने तुम्हें क्या सोचा था और तुम क्या निकली? कब से दे रही हो यह धोखा मुझे, और इसके पीछे की वजह जान सकता हूँ मैं? जब तुम पहले ही इतनी अच्छी फाइटर थी तो यह मासूम बनने का ढोंग क्यों किया? जल्दी से आओ और जवाब दो, कहते हुए कृष अचानक ही चीख पड़ा। इस वक्त उसकी आंखों में आशी के लिए प्यार नहीं बल्कि कई सवाल और गुस्सा था। लेकिन उसके चेहरे के इन एक्सप्रेशन को देखकर आशी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आई और वह अपनी काली आंखों से कृष को घूरते हुए बोली, क्या हुआ? मुझे इस तरह देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई साइको? शौक लगा ना? ओह, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मेरा राज ही कुछ ऐसा है कि जानने वाले को शौक ही लगता है। और सबसे स्पेशल बात यह है, मालूम है, मेरी सच्चाई जानने वाले समर के बाद तुम पहले इंसान हो। इनफैक्ट तुम्हें तो खुद पर प्राउड होना चाहिए। तुम्हारी वाइफ इतनी अच्छी फाइटर है। आखिर तुम ही तो चाहते थे कि मैं बहुत पावरफुल बनूं, मैं ताकतवर बनूं, ताकि तुम्हारे साथ मैं उस पोजीशन को हासिल कर सकूं जो तुम्हें और मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर बना सकता है। लेकिन तुम्हारे चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई मुझे इस तरह देखकर। कम ऑन साइको, डोंट बिहेव लाइक अ किड। यह कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, यह सही है कि मैं एक डेविल प्रिंसेस हूँ और मैं ही पी हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं वह मासूम सी इडियट सी तुम्हारी फायरफ्लाई हूँ जिसे दुनिया की कोई नॉलेज नहीं, जो सिर्फ तुम पर डिपेंडेंट है? ऐसा कुछ नहीं है साइको। माना कि तुम बहुत अच्छे हो, मैच्योर हो, लेकिन मैं भी नादान नहीं। चलो अच्छा ही हुआ। अब जबकि तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई है तो अब मुझे तुम्हारे सामने यह मासूम सा चेहरा बनाकर घूमने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं यह नाटक कर करके परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं आशी नहीं हूँ, बल्कि मैं जो हूँ वह तुमने आज देख ही लिया है। तो बताओ कैसा लगा तुम्हें मेरा यह रूप? तुम्हें तो खुशी हो रही होगी, क्योंकि तुम ही तो चाहते थे कि मैं हमेशा ऐसी रहूं। तो देखो, मैं बन गई। इनफैक्ट मैं शुरू से ही थी। सो गिव मी अ बिग स्माइल साइको, कहते हुए आशी की वॉइस काफी मैग्नेटिक थी। इस वक्त उसकी आंखों में मासूमियत दूर दूर तक नहीं थी, बल्कि वह बहुत ही ज्यादा खूंखार और ड्रामेबाज लग रही थी, जैसे मानो वह कृष का मजाक उड़ा रही हो। और उसकी इन बातों को सुनकर कृष पूरी तरह शॉक था कि तभी कृष अचानक ही दहाड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की और इस तरह से बात करने की? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ, जवाब दो मुझे। कृष की आंखों में गुस्सा और तड़प नजर आ रही थी, जिसे देखकर आशी जोर जोर से हंसते हुए बोली, हा हा हा, तुम अब तक नहीं समझे साइको। तुम तो काफी समझदार बनते हो, लेकिन तुम तो इडियटों वाली बातें कर रहे हो। डोंट टेल मी कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने यह सब इस वजह से किया जिस वजह से तुम कर रहे हो। हाँ साइको, मैंने यह सब पावर के लिए किया। तुम्हारे पास रहकर, तुम्हारा भरोसा जीतकर, तुमसे शादी करके, वह पोजीशन हासिल करके के लिए किया जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। और इतना ही नहीं, यह तो मेरे लिए सिर्फ एक सीढ़ी थी। मुझे तो वह पोजीशन हासिल करनी है
जिस पर कभी मेरे डैड बैठा करते थे। एक क्वीन बनकर मुझे माफिया वर्ल्ड पर हुकूमत करनी है, अपने मॉम, डैड और भाई की मौत का बदला लेना है। वह सब हासिल करना है जो विवान खन्ना ने मुझसे छीना है। मेरे पास से पावर तो बहुत है, लेकिन सेटल पावर नहीं, एक ऐसी पावर जो मुझे बड़ी ताकत देगी और मैं वह हासिल करूंगी। इसके लिए मैं यहाँ आई थी और उस तक पहुंचने का फर्स्ट स्टेप मैंने पार कर लिया। तुमसे शादी करके अब मैं बन चुकी हूँ ड्रैगन क्वीन। फिलहाल तुम्हारे पास जो पैसा है, जो पावर है, जो पोजीशन है, उसके बलबूते पर मैं विवान खन्ना के सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाकर आऊंगी और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे बर्बाद करूंगी। उससे उसका सब कुछ छीन लूंगी। वह पोजीशन, वह पावर फिर मेरी होगी। और तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? इसमें तुम्हारा भी तो फायदा है। अगर मैं डेविल क्वीन बनी हूं तो तुम भी तो डेविल किंग बनोगे। बोलो, कैसा लगा मेरा आइडिया? आशी की इन बातों को सुनकर क्रिश को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आशी इस तरह से करेगी। उसने गुस्से से आशी को घूरते हुए कहा, इसका मतलब यह सब तुम्हारी प्लानिंग थी? वह मासूमियत, वह प्यार का नाटक, सब पैसे, पावर और बदले के लिए था। क्या तुमने सचमुच मुझे कभी प्यार नहीं किया फायरफ्लाई? क्या तुम यह कहना चाहती हो कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और मैं बेवकूफ तुम्हें आज तक सिर्फ इसलिए प्रोटेक्ट करता रहा, यह सोचकर कि तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है? लेकिन मैं पूछता हूँ, तुम्हें इतना बड़ा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? तुम यही बात मेरे सामने आकर क्लियर भी तो बोल सकती थी। क्या मैं उसकी वजह जान सकता हूँ? प्यार? हा हा हा, प्यार व्यार कुछ नहीं होता साइको। सब कुछ डील होती है, जरूरत होती है। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मैं मासूम हूँ। तुम्हें लगा कि मैं मासूम हूँ, तुम खुद मेरे पीछे आए। मैं नहीं जानती तुम्हें मेरे अंदर क्या पसंद आया, लेकिन तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए और मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, क्या तुमने मुझे प्यार किया था? मैं जवाब दूं, नहीं साइको, तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया। तुम पहले मेरे करीब आए यह सोचकर कि मैं मासूम हूँ, भोली भाली हूँ। तुम जैसे चाहोगे मेरा इस्तेमाल करोगे। फिर तुम मेरे पास आए अपने भाई की लवर समझकर, मुझे सिक्योर करने के लिए, लेकिन तुम मेरे भोलेपन से बच नहीं पाए। और फाइनली जब तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चला कि मैं किसकी बेटी हूँ, तो तुमने मुझसे शादी कर ली। तुम मुझे सच सच बताओ, क्या इसके पीछे रियल वजह मुझसे शादी करके आने वाली पावर नहीं थी? तुम अच्छे से जानते हो, एक माफिया लीडर, ब्लैक डेविल की बेटी होने के नाते मुझे कितनी पावर मिली है, जो वक्त आने पर हम दोनों को हासिल होगी। तुमने भी तो मेरा इस्तेमाल ही किया था। मुझे कठपुतली की तरह नचाते थे, जैसे चाहते थे वैसे इस्तेमाल करते थे। मैंने भी तुम्हारे हर टॉर्चर को सहा, क्योंकि मुझे भी अपनी जरूरत थी। तुम्हें ऐसा लगा भी कैसे कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? सबसे पहली बात तो मुझे प्यार पर यकीन नहीं, और अगर बाई चांस मुझे किसी से प्यार होता भी तो वह तुम तो नहीं होते। अरे साइको, अपनी तरफ देखो, कहाँ तुम और कहाँ मैं। हम दोनों का कोई मैच नहीं है। दोनों के बीच का एज डिफरेंस, मेरी जवानी तो सिर्फ शुरू हुई है, मेरा वक्त शुरू हुआ है, और तुम अपनी उम्र के साथ साथ चलने लगे हो, ढलने लगे हो। तुम्हें सचमुच लगता है कि मुझे तुमसे प्यार है? तो अच्छा है, यही सोचकर चलो। वैसे भी मैंने कहीं सुना है, दिल बहलाने के लिए यह ख्याल भी अच्छा है, और इसमें गलत भी नहीं है। देखा जाए तो हम दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। तुम्हें फिजिकल नीड और अट्रैक्शन चाहिए, एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो तुम्हारी टॉर्चर को सहे, जो मैंने किया। और मुझे तुमसे एक सेव एनवायरमेंट, पावर और पोजीशन चाहिए थी, जो तुमने मुझे दी। तो डील तो बराबर की हुई ना? कम ऑन, तुम तो मुझे इस तरह देख रहे हो जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो।
तो बताओ कैसी लगी मेरी प्लानिंग। कहते हुए आशी के चेहरे की डेविल स्माइल जा ही नहीं रही थी और उसकी यहाँ बातों को सुनकर क्रिस जैसे ठगा सा खड़ा था, जैसे मानो किसी ने उसके अरमानों के साथ खिलवाड़ किया हो। क्रिस की नीली आंखों में दर्द उतर आया था, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। वह अगले ही पल झटके से आशी का गला पकड़ लेता है और गुस्से से उसके गले को दबाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझसे खिलवाड़ किया। तुम यही बात अगर मुझसे सच कहकर करती तो मुझे तकलीफ नहीं होती। तुमने ऐसा क्यों किया बताओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और क्रिश के गला दबाने पर आशी की सांस अटकने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि उसे भी अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए बोली, साइको छोड़ो मुझे, तुम पागल हो क्या, क्या कर रहे हो। यह फीलिंग वाली बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। तुम भूल रहे हो तुम ड्रैगन किंग हो। माफियाओं के दिल में मोहब्बत की जगह नहीं होती। इमोशन फीलिंग तुम लोगों के लिए नहीं है। दिमाग से काम लो, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं वह पावर हूँ जो तुम्हें किंग बना सकती है। मेरे साथ मिलकर दुनिया पर राज करोगे। तुम छोड़ो मुझे। अपने दुश्मनों से बदला लेना है। याद करो अपने मास्टर को, मेरे डैड को। तुमने उन्हें वादा किया था तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तुम मुझे मार नहीं सकते साइको। कहते हुए आशी की आंखें लगभग बंद होने लगी थीं। वह कुछ फीट की दूरी पर हवा में उठी हुई थी। उसके दोनों हाथ क्रिश के हाथों को अपने गले से हटाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि क्रिश उसके गले को काफी जोर से दबा रहा था। आज पहली बार क्रिश की नीली आंखों में गुस्से के मारे कुछ नमी आ गई थी, क्योंकि आशी ने सचमुच उसके दिल के साथ, उसके अरमानों के साथ खिलवाड़ किया था। मोहब्बत का वह खेल जिसे उसने सच मान लिया था, वह लड़की जिसे उसने बचपन से प्यार किया, जिसको खो देने के बाद वह बरसों तक सोया नहीं था, उसने तो जैसे मुस्कुराना ही छोड़ दिया था। क्रूएल हार्टलेस मॉन्स्टर बन चुका था। वह लड़की जिसके आने के बाद शायद उसका दिल एक बार फिर से धड़कने लगा था। क्रिस गुस्से भरी नम नजरों से आशी को घूर रहा था। उसे अपने दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने गुस्से में अपनी आंखें बंद की तो उसकी बंद आंखों के सामने बचपन का सीन किसी फिल्म की रील की तरह चल रहा था। जब जब वह आशी का ख्याल रखता था, उस पर अपना हक जताता था, उसके मास्टर अक्षत जिंदल के साथ किया हुआ उसका प्रॉमिस, वह हमेशा आशी का ख्याल रखेगा। इन सब बातों को याद करते हुए कृष की आंखों से एक बूंद आंसू बाहर उसके गालों पर लुढ़क गया और उसने अगले ही पल अपनी आंखें झटके से खोली और एक झटके में उसने आशी को उठाकर दूर फेंक दिया। आशी जो कि अब तक बेहोश होने वाली थी, अचानक ही दूर जमीन पर गिरते ही वह जोर जोर से सांस लेने लगी। वह बहुत जोर जोर से खांस रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। उसके गले पर कृष के नाखूनों के निशान बन चुके थे और आंखों से आंसू बह रहे थे कि तभी कृष लगभग गुस्से से दहाड़ते हुए, चीखते और चिल्लाते हुए बोला, आ चली जाओ यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। तुमने यह बहुत गलत किया फायरफ्लाई, तुमने यह बहुत गलत किया। तुमने मेरे अरमानों के साथ खेला है। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। चली जाओ मेरी जिंदगी से दूर और कभी पलटकर मेरी तरफ मत देखना, वरना मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार दूंगा। कृष इस वक्त पहाड़ की एक ऊंचाई पर खड़ा था। उसने गुस्से से अपने हाथों में से आशी का दिया हुआ रिंग निकालकर उस गुस्से से पहाड़ से नीचे फेंकते हुए आशी से अपना मुंह मोड़कर तेज कदमों के साथ ही जाने लगा और बोला, आज के बाद तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मैं नफरत करता हूं तुमसे। नफरत, गो टू हेल।
कहते हुए कृष अपने दर्द भरे दिल को संभालते हुए वहां से चला गया और आशी अपनी दर्द भरी निगाहों से कृष को जाता हुआ देखती रह गई। उसकी आंखें लगभग बंद हो रही थीं। वह अपनी बंद हो रही आंखों से हल्के हल्के कृष की परछाई को देख रही थी और कुछ ही पल में कृष उसकी नजरों से ओझल हो गया। आशी दर्द में ही अपना हाथ धीरे से ऊपर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह हाथ तुरंत ही जमीन पर गिर गया और आशी अपनी दर्द भरी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, आई एम सॉरी साइको, मुझे यह करना पड़ा, लेकिन अब आगे का सफर मेरा अकेले का है जिसमें मैं तुम्हें लेकर नहीं आ सकती। आई विश कि इस जन्म में ना सही, लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलें। इतना कहकर आशी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने दर्द भरी आवाज में एक गाना गाना शुरू कर दिया। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, फिर अगर तुझे तू कभी ना मिले, हम सफर मेरा तू बने ना बने, फासलों से मेरा प्यार होगा ना कम, तू ना होगा कभी अब जुदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। और अब वह धीरे धीरे सरक कर एक पेड़ के सहारे जाकर बैठ जाती है। इसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सब कुछ रेत की तरह मेरे हाथों से फिसलता क्यों जाता है, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूं, कहते हुए वह अचानक ही बेहोश हो गई। आखिर आशी ने ऐसा क्यों किया दोस्तों? आगे की कहानी और भी है दिलचस्प, तो आगे की कहानी से जुड़े रहिए। आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपना कमेंट जरूर करें।